अरविंद सेठा देख रहा है हमारा विशेष कार्यक्रम। यूपीए सरकार यूपी 2 के चौथा साल हो रहा है और चौथे साल में सरकार की हालत क्या है, इस पूरे मसले पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमने ब्रेक के पहले आपको बताया था कि सरकार की हालत, उसकी साख बहुत खराब है। 68% लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। 71% लोगों का यह कहना है कि भ्रष्टाचार के मसले पर सरकार बुरी तरीके से विफल है। 71% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, लेकिन भ्रष्टाचार के आंकड़े अगर स्पेसिफिक्स में जब हमने गए और पूछा कि कोयला घोटाले के लिए क्या प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, आप यकीन नहीं करिएगा 65% लोग कह रहे हैं हाँ, 28% कह रहे नहीं, 7% लोगों का कहना पता नहीं। जब यह पूछा गया क्या प्रधानमंत्री कार्यालय कोयला और 2G घोटाले दोनों को दबाया जा रहा है। अभी हाल में अश्विनी कुमार का मसला आया था, जिस तरीके कोयला घोटाले के मसले में सुप्रीम कोर्ट की डांट पड़ी, तो उसके बाद लोग कहना 64% लोग कह रहे हैं कोयला घोटाला और 2G घोटाले को प्रधानमंत्री कार्यालय दबा रहा है। ये बहुत चौंकाने वाले आंकड़े। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनकी इमेज बहुत अच्छी मानी जाती थी। और तीसरा सवाल पूछा गया क्या सरकार के सहयोगी उसे ब्लैकमेल करते हैं, यानी गठबंधन के लोग क्या करते हैं, तो 58% लोग कह रहे हैं जो आपके सहयोगी हैं वो ब्लैकमेल करते हैं। ये जो आंकड़ा है, ये राज बब्बर जी, अब प्रधानमंत्री की साख पूरी तरीके से तार तार नजर आ रही है। जो ये शहरों का वोटर है, कम से कम वो ये मानने को तैयार नहीं है कि प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। देखिए, मैं आशुतोष जी, सवाल आपने जो 3 किए हैं, जरा उन सवाल की फ्रेमिंग देखिए क्या है कि ये है कि साहब कोयले के घोटाले में प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं या नहीं जी, ये सवाल किया गया। आम आदमी को या कई वक्त की ज्यादा हमारे आदरणीय बैठे हैं, रवि जी भी बैठे हैं, क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि कोयला जो है वो केंद्र में की पास कोई खान नहीं है उसकी? अगर कोयले की खाने हैं तो प्रदेश के पास में है, और वो प्रदेश कौन से हैं? वो प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ है। वो प्रदेश कौन सा है? वो प्रदेश उड़ीसा है। वो प्रदेश कौन सा है? वो बिहार है। क्या इन जगहों पे क्या कांग्रेस की सरकार है? मैं अगर आप उसकी तमाम नियमावली को, अगर तमाम उसकी विधि को पढ़ेंगे तो उस विधान के अंदर साफ है कि ये रिकमेंडेशन जो आई हुई हैं, ये रिकमेंडेशन जो है प्रदेश के राज बब्बर जी जब कोयला घोटाले का मसला गया तो उसकी रिपोर्ट, सीबीआई की रिपोर्ट को मैनेज करने का काम हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में है सर। तो राज जी, सरकारों कैसे आप दोष दे सकते हैं? आशुतोष जी, जब आप किसी बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं तो बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आप बैलेंस शीट को केस लेकर गए हैं। केस अगर जब केस अभी तो चल रहा है, प्रक्रिया में है। और दूसरी बात यह है कि ये जो कोयले का जो मसला है, ये कोयला जो है अगर ओपन मार्केट में जाता तो जाने के बाद भी इसकी जो कीमत होती। सर, मैं कोयला घोटाले के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो प्रधानमंत्री को लेके जिनके प्रति लोग कहते थे कि ये ईमानदार आदमी है, लेकिन भ्रष्ट मंत्रियों के प्रधानमंत्री हैं। आप लोग कह रहे हैं कि ये खुद इन्वॉल्व हैं, इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे लोग। आशुतोष जी, जो आपने प्रधानमंत्री के लिए सवाल फ्रेम किया है, या किसी भी व्यक्ति के लिए सवाल फ्रेम करेंगे, आप मेरे लिए फ्रेम करें कि साहब ये बताइए कि मैंने ये कत्ल किया है या नहीं किया है, तो भाई हमें पता नहीं, कुछ लोग कहेंगे हो भी सकता है, नहीं भी। जब आप सवाल ही फ्रेम ही प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, आपने सीधा जो है मैं समझ, आपका कहना सही है। जो एक माहौल क्रिएट किया गया है, जब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, और फिर आपने ये कहा कि आप आदरणीय सर, आप जो कह रहे हैं ना, बिना आग के धुआं कहीं नहीं होता। तारिक अनवर जी, ये वही प्रधानमंत्री हैं जिनको लेकर लोगों की राय बहुत अच्छी हुआ करती। खुद बीजेपी के नेता, मुझे ध्यान पड़ता है 1.5 साल पहले तक जब रविशंकर जी से कहता था या बात होती थी, खुद ये कहते थे कि भाई प्रधानमंत्री जी के ऊपर तो कोई आरोप नहीं है, लेकिन उनके जो तमाम लोग हैं, और ये इस्तीफा भी नहीं मांगते थे प्रधानमंत्री का। ये बीजेपी की राय थी, विपक्ष में बैठे हुए लोगों की राय थी। आज जनता उनकी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो मानती कोयला घोटाले के प्रधानमंत्री खुद जिम्मेदार है। तारिक अनवर साहब, ये जो बदलाव आया है, इसके लिए क्या सरकार दोषी नहीं है? आशुतोष जी, एक मिनट सर, तारिक अनवर साहब, मैं इस बात का जवाब तारिक अनवर साहब, मैं एक लफ्ज में जवाब देना चाहूंगा सर। एक मिनट तारिक अनवर साहब, एक जवाब देना चाहूंगा। तारिक अनवर साहब प्लीज आप बोलिए। मेरी बात का जवाब नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि
आप जो प्रधानमंत्री के बारे में शब्द कह रहे हैं, मैं तारिक जी माफी चाहूंगा, आप बोले रोक रहा हूं, लेकिन ये जवाब देना, ये जवाब देना इसलिए जरूरी है कि जो ये बोल रहे हैं कि साहब ये प्रधानमंत्री जी के बारे में अच्छा बोलते थे, नहीं, आप गलत समझ रहे इस बात को। आप देखिए तमाम वो मीटिंगें जिसके अंदर प्रधानमंत्री को कहा जाता था कि ये कमजोर प्रधानमंत्री है, और रविशंकर प्रसाद जी के बहुत वरिष्ठ नेता वो बोला करते थे। राज बब्बर जी, लोग कहते थे कमजोर प्रधानमंत्री हैं, लोग ये नहीं कहते थे कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार है। फर्क इतना सा था, लोग कहते थे कमजोर प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार नहीं मानते थे। जी सर, मैं तारिक साहब से सवाल करता हूं। कमजोर प्रधानमंत्री, इन्होंने पहले कमजोर प्रधानमंत्री का तगमा पहनाया, उसके बाद में अब भ्रष्टाचार में लिप्त। आप यकीन मानिए, पिछली बार कमजोर प्रधानमंत्री का जवाब इस देश ने दिया, और जो सोनिया जी का चयन था और जो कांग्रेस पार्टी का चयन था, और इस बार का ये प्रधानमंत्री जो अर्थशास्त्री है, ये प्रधानमंत्री जिसने ईमानदारी से काम किया है, इस प्रधानमंत्री के ऊपर जो तगमा लगाया जा रहा है ये भ्रष्टाचारी का, या आप यकीन करना कि इस देश की जनता इसका जवाब देगी। कर्नाटक में दिया, उत्तराखंड में दिया, और हिमाचल में दिया। सॉरी, मैं आपको रोकूंगा, सॉरी सर, मैं आपको रोकूंगा, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर। तारिक अनवर साहब, मैं आपका जवाब चाहूंगा इस पे। तारिक अनवर साहब, देखिए, मैं काफी हद तक राज बब्बर साहब की बातों से सहमत हूं, और ऐसा है कि किसी झूठ को 100 बार बोला जाए तो लोग यकीन करने लगते हैं। जिस तरह से हमारे देश का विपक्ष और लगातार पार्लियामेंट के अंदर बहस करने को तैयार नहीं, अगर उनके पास से कोई सबूत है, कोई तर्क है, तो सबसे अच्छा फोरम जो है वो पार्लियामेंट था। अगर ये कोलगेट हो या दूसरा भ्रष्टाचार की भी जितनी भी बातें थी, बार बार सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया कि आप बहस करिए, आपको जिस पर भी आरोप लगाना है, इल्जाम लगाना है, आप लगाइए, सरकार उसका जवाब देगी। लेकिन ये बहस करने को तैयार नहीं। तारिक अनवर साहब, जब मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो और आपके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ जाए और ज्वाइंट सेक्रेटरी प्रधाधानमंत्री कार्यालय का अगर नाम आए, ठीक है, तो लोग तो बोलेंगे ना, इसमें विपक्ष की क्या भूमिका है? नहीं, तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए, इसकी, आशुतोष जी, इसकी तो तारीफ होनी चाहिए कि जिन बड़े मंत्रियों पर इल्जाम लगा उसको उनका इस्तीफा ले लिया गया, तो ये तो एक अच्छी बात है। इनको, और वो जो ज्वाइंट सेक्रेटरी थे कर्नाटक के मुख्यमंत्री कार्यालय, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, 1 साल लग गए। जी रविशंकर जी, क्या रविशंकर जी, क्या आपको ज्यादा वक्त लगा प्रधानमंत्री को यह मानने में भ्रष्टाचार में? मुझे आशुतोष जी, पहली बात बता दूं कि हमने प्रधानमंत्री को अक्षम बताया था, उनके तले भ्रष्टाचार पनपता है, वो शांत रहते हैं। कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस की बात बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता के रूप में मैं 4 साल से बोल रहा हूं। 2G घोटाले में भी उनके दफ्तर ने गड़बड़ किया था, अब कई डॉक्यूमेंट सामने आए हैं। कोयला घोटाले में विषय इसलिए गंभीर हो गया कि वो सीधा कोयला मंत्री भी थे। देखिए, हमारे बड़े अच्छे दोस्त तारिक अनवर साहब राज बब्बर से एग्री कर रहे हैं तो स्वाभाविक है, दोनों अलायंस में हैं। अगर नहीं एग्री करेंगे तो अलायंस में गड़बड़ी आ जाएगी। लेकिन तारिक अनवर जी और राज बब्बर जी दोनों ही बड़े सुलझे हुए पॉलिटिशियंस भी हैं। और देखिए, आप जो सर्वे दिखा रहे हैं उस पर वो इतना अधिक रिएक्ट कर रहे हैं। यही सर्वे तो आपने दिखाया था 1-1.5 महीना पहले कि हम कर्नाटक हार रहे थे, तब तो इसे स्वीकार कर रहे थे। आज चुनावी दंगल में हम जाएंगे आशुतोष बाबू, हम अपनी बात कहेंगे, राज बब्बर अपनी बात कहेंगे, सलीम साहब अपनी बात कहेंगे, तारिक साहब अपनी बात कहेंगे। लेकिन अगर आज देश का ये मूड है, वो एक गुस्से का मूड है, तो इसको वो अपने अंदर आत्मनिरीक्षण क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मुझे ये बहुत पीड़ादायक लग रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, मैं बहस नहीं करूंगा। इन्होंने कहा सबूत दीजिए संसद में, क्या हुआ उस पर चर्चा बाद में करेंगे। ये तो सीबीआई को सबूत दे नहीं रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि सीबीआई को उचित सहयोग इस अनुसंधान में नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी क्या कर रहे हैं, सीबीआई के स्टेटस रिपोर्ट को बदल रहे हैं, हम आप चर्चा कर चुके हैं। तो ये बातें क्या देश के लोग नहीं देखते हैं क्या? बड़ा सवाल यह है, जो मैंने पहले कहा, अगर विपक्ष का दबाव, मीडिया का प्रभाव और कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो एक घोटाले में कार्रवाई नहीं होती। और जो आलोक जी ने कहा, कोई गारंटी देंगे तारिक भाई क्या कि आने वाले 2 महीने में 2-3 बम और नहीं फूट जाएगा इनके घोटालों का, जिस तरीके से चल रहा है? इनको आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। 1 साल सही कहा तारिक जी ने, वो आत्मनिरीक्षण करने की इनकी मानसिकता दिखाई नहीं पड़ रही है। और क्षमा करें तारिक भाई, देश अब विकल्प के लिए ईमानदारी से प्रतीक्षा कर रहा है। और मैंने कहा, कर्नाटक की जीत आपकी अंतिम मुस्कुराहट थी, अब आगे सब कुछ हमारा होगा। बिल्कुल, आप कह रहे हैं आपके सब कुछ। मोहम्मद सलीम साहब, जब तक आप सरकार के अंदर थे तब तक सरकार के घोटाले सामने नहीं आ रहे थे।
तो क्या आपने दामन छोड़ा इसलिए सरकार को आजादी मिल गई क्या, या उस वक्त सारा चल रहा था, आपको हवा नहीं थी और 2009 के बाद सब खुलासा होता गया? मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता हूं जी कि हमें सब पता था एक, और या तो दूसरी बात है कि हम छोड़कर चले आए तो वो ज्यादा भ्रष्टाचारी बन गए। आपको मालूम होगा 2G का जो मामला है वो जो यूपीए 1 के जमाने में ही शुरू हुआ था, बल्कि वो जब भाजपा के जमाने में से ही चल रहा था टेलीकॉम का मामला। इसके जो मूलभूत कारण है, चाहे कोलगेट वाला मामला हो, ये तमाम जो आर्थिक नीति लिए अर्थशास्त्री के नाम पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, उदारीकरण के नाम में, जिसमें आप सहमत नहीं होंगे, अधिकांश लोग सहमत नहीं होंगे पैनल में जो लोग हैं, ये जो एक धंधा वाला राजनीति और अर्थनीति जुड़ गया और इसका स्केल बढ़ गया। निजीकरण के नाम पर कोयले के कानून को बदला नहीं गया, कोयले खदान को नेशनलाइज किया गया था, वो निजी क्षेत्र में दिया गया। इसमें पीएमओ का जो नाम आ रहा है या मंत्रिमंडल का जब नाम आता है, प्रधानमंत्री की तरफ जब इशारा होता है, तो ये मामला सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, ये मामला उस नीति का है। और इसलिए हम यूपीए 1 के जमाने में भी ये संघर्ष कर रहे थे। 2G के मामले में हमें याद है, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके सीताराम येचुरी के साथ हम लोगों ने ये कहा था 1,97,000 करोड़ रुपया घोटाला है, लेकिन सरकार उसे सुन नहीं रही थी। और उस दौरान जो मीडिया थी वो भी वामपंथियों को एक विलेन बना रहे थे, क्योंकि इंडो यूएस न्यूक्लियर का मामला था और हम किनारे पड़ गए थे। लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 में इतना ही फर्क है कि उस वक्त कुछ अंकुश था, आज कोई अंकुश नहीं है। खुले बाजार के नीति की तरह खुल्ला मतलब आपको लगता है कि लेफ्ट का अंकुश, और बहुत सा भ्रष्टाचार का मामला था। हेलीकॉप्टर का भ्रष्टाचार का रिपोर्ट CAG को देना था, सरकार को मिल गया, लेकिन इस संसद के सत्र में वो डाले नहीं। जी, यानी आपके कहने का मतलब आपका अंकुश हटा तो सरकार के ऊपर से जो चाबुक था वो भी हट गया और सरकार की चाल बदल गई। लेकिन आलोक जी, अगर ये आंकड़े जो कहानी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए चुनाव के अंदर जाती है तो क्या ये सलाह आप देंगे सरकार को, या वक्त आ गया है जब कांग्रेस पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अब नेतृत्व परिवर्तन का वक्त? आलोक जी। आशुतोष जी, हम लोग कोई सलाह देने से अपनी कोई सुनेगा ऐसा हमें गलतफहमी अपने लोगों को नहीं है, न सलाह देना चाहिए। ये पार्टी को बहुत पहले तय करना चाहिए। क्या लाइबिलिटी हो गए मनमोहन सिंह जी? मनमोहन सिंह लाइबिलिटी हो गए हैं। और दूसरा जो अभी कहा गया अंकुश लेफ्ट पार्टीज का था, मेरा तो ये भी कहना है, जबकि रविशंकर जी उससे असहमत होंगे कि नहीं 2 पावर सेंटर हैं। आपके साथ मैं इस बार कई बार चैनल पर कह चुका हूं कि अंकुश जो पार्टी का होना चाहिए था, सोनिया गांधी का होना चाहिए था, वो भी नहीं रह करके मनमोहन सिंह की अपनी मनमानी और ब्यूरोक्रेटिक ढंग से ये सरकार राजनीतिक और जनता की सरकार ही नहीं थी। मतलब सरकार मतलब जो बड़े प्रधानमंत्री कार्यालय जी, वो जनता का नहीं दिखता था। वो कहता हम ब्यूरोक्रेट हमें बैठा दिया गया है। न वो ओबामा बनना चाहते हैं, न वो राजीव गांधी या अटल बिहारी वाजपेयी बनना चाहते हैं। इसीलिए ये सारी समस्याएं पैदा हुई है। उन्होंने मंत्रियों को छूट दी लूटने के लिए, उन्होंने भ्रष्ट अफसरों को छूट दी। क्या बदलना चाहिए सर संक्षेप में? हाँ, मुझे लगता है कि इस समय तो बदल नहीं सकते हैं, जो उनके पास कोई चारा नहीं है। चुनावों पे चले जाएं और कहें कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह इसके लिए जिम्मेदार है। जैसे केसरी जी को धक्के देकर निकाला था, धक्का न दे, सम्मान के साथ कहें कि मनमोहन सिंह जी बहुत हो गया, आप चुनाव में चलिए, तो जनता शायद जल्दी उनको थोड़ा सा माफ कर देगी। जनता शायद जल्दी माफ कर दी। बट क्या कांग्रेस पार्टी